समय बदलता है, इतना समय लगता नहीं बदलने में, और उसका आपको थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो रहा है, इंतज़ार करना पड़ेगा। बट हम पूरी तरह से, हम ही नहीं, पूरा विपक्ष के अलग अलग अंग इस बात में जुटे हैं, और हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक बहुत मजबूत, व्यापक, जुड़ा हुआ, एकजुट विपक्ष खड़ा होगा बीजेपी एनडीए के सामने, और इतने निकट समय में जो 2024 आ रहा है उसमें भी। सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, लेकिन इस समय वहां पर जो क्राइसिस है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान, उस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, कांग्रेस एक तरीके से इसमें परिधि पे है, जिसको आउटलायर कह सकते हैं। जैसा कि शरद पवार जी ने कहा, एनसीबी भी एक परिधि में है, इसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, ये आंतरिक मामला है सेना का। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत इससे चिंतित है और पूरी तरह से समर्थन कर रही है, क्योंकि उसका पूरा हिस्सेदारी है इस अघाड़ी में। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं 30 सेकंड बाद। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है, इसमें पहले ही बोल लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, और मैं स्वीकार कर चुका हूं ऑलरेडी कई बार, कि इसका पूर्वानुमान नहीं होना सत्तारूढ़ उस पार्टी का, यानी शिवसेना में, ये गलत है। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस हुई है कि इसका पूर्वानुमान होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ जो ये बार बार बात हो रही है, जैसे कि ये अपने आप हवा से हो रहा है, आसमान से गिर रहा है, अंतरिक्ष से गिर रहा है। जो पार्टी सत्तारूढ़ केंद्र में और जो पार्टी देश की सबसे धनाढ्य पार्टी है, उसका रोल इसमें क्या रहा है, उसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते। उसने सस्ती राजनीति को वाणिज्य वाली राजनीति को बना दिया है। आज गाड़ियां और बसें लग्जरी सूरत, और 3-3 जेट हवाई जहाज गुवाहाटी और सूरत के बीच में, कहीं लग्जरी होटल, कहीं लग्जरी रिजॉर्ट, ये सब हवा से नहीं गिरता है। ये भगवान की कृपा अचानक नहीं होती है। ये लॉजिस्टिक्स, ये पूरा मानना, ये कानूनी एडवाइस, ये साधन, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है समतल राजनीतिक ज़मीन को समतल रखने का। समतल होना बहुत आवश्यक है। आज हमको कुछ हद तक आपको मालूम होना चाहिए कि जो औपचारिक सरकारी आंकड़े प्रकाशित हैं कि 90% इलेक्टोरल बॉन्ड एक पार्टी को जाते हैं, आज आपको मालूम पड़ रहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का धनाढ्य पैसा कहाँ जा रहा है। जहाँ तक मेरिट्स का सवाल है, मैं समझता हूँ अब कानूनी प्रक्रिया और असेंबली की प्रक्रिया शुरू होगी। डिस्क्वालिफिकेशन एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है विश्वास मत या अविश्वास मत, और ये तो निकट भविष्य में निश्चित होएगा ही बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ शिवसेना की बात कर रहे हैं, आपने जाहिर तौर पर कहा कि उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी लिखी उसमें हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स के अंडरमाइन होने की बात कही, कमज़ोर होने की बात कही कांग्रेस के साथ अलायंस के चलते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अलायंस का हिस्सा है, शिव सैनिक दर दर भटक रहे हैं और कांग्रेस मलाई खा रही है। उन एलिगेशंस पर चलिए, उनको 3-3.5 साल बाद इस बात का आभास हुआ। उन्होंने ये कांग्रेस का नाम पहले पढ़ा नहीं था। 3 साल पहले जब उन्होंने मंत्री महोदय बने, या उनके पुत्र एमपी बने, या वो खुद उस सरकार के पूरे हिस्सेदार रहे, ये सब बातें उनको अचानक अब आभास हो रही है, मुझे आश्चर्य है। लेकिन उसको छोड़िए, उस बात को। मैं समझता हूँ इसका एक और पक्ष है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, अघाड़ी में होते हैं, तो गठबंधन का परिभाषा ही यही है कि आप अपनी हर एक्सट्रीम मत को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यही परिभाषा होती है हर गठबंधन की। तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ हुई थी अघाड़ी जब बनी थी। और याद रहे, अघाड़ी उन 48 घंटे बाद बनी थी जब यही नंगी सस्ती राजनीति खेली गई थी 48 घंटे वाले फडणवीस सरकार द्वारा। इसमें कन्वर्जेंस ये हुई है कि आपका एक्सट्रीम मत, मेरा एक्सट्रीम मत, किसी और का एक्सट्रीम मत एक प्रकार से कन्वर्ज हुआ है अघाड़ी में, और उसमें मैं समझता हूँ सही हिंदुइज्म का एक प्रादुर्भाव है। और साफ कहा है ठाकरे जी ने और उनके पार्टी ने कि हमको ये सिखाने की आवश्यकता नहीं बीजेपी द्वारा, हम बीजेपी के एक्सट्रीम हिंदुत्व को रिजेक्ट करते हैं। मोदी सरकार के पिछले 8 सालों को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये एक सही डिस्कशन होगा। मेरी आदत नहीं है कि सिर्फ हल्ले गुल्ले को अप्रिशिएट करूं। मैं कुछ आंकड़े लिख के लेके आया हूं, तो आप चाहें तो मैं, अगर आप मेरे से ये पूछें कि भाई कई हैं मुद्दे, लेकिन 3 या 5 सबसे महत्वपूर्ण
असफलताएं क्या रही हैं सरकार की, तो मैं संक्षेप में 2 मिनट में बोलने का प्रयत्न करूंगा। मैं बल्कि शुरुआत करना चाहता हूं मोदी सरकार को बधाई देके। बधाई सिर्फ एक तो सीधी बधाई, 8 साल पूरे करने की बधाई, बिल्कुल वो लाजमी होती है। एक कटाक्ष वाली बधाई, कटाक्ष वाली बधाई ये है कि आश्चर्य है कि इतनी असफलताओं के बाद उनकी मैसेजिंग, उनका कम्युनिकेशन, संपर्क इतना अच्छा है कि वो असफलताएं किस तरह से वो ढांक लेते हैं। अब आप देखिए, नंबर 1 बेरोजगारी, डेमोक्रेटिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, जिसके विषय में भारत गौरवान्वित महसूस करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको इस सरकार ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया है। आज जो लेटेस्ट आंकड़े हैं औपचारिक सरकार के, जो दिखाते हैं कि आपके यहाँ युवाओं की जो संख्या इतनी बड़ी है, उनमें उमंग है, गुण है, क्षमता है, उत्साह है, लेकिन रोजगार नहीं है। अप्रैल 2022 की बेरोजगारी की दर है 7.9, करीब करीब 8% होने वाली हो गई है। और दशकों से ऐसा नहीं हुआ है। कोई कहते हैं 35 वर्ष से, कोई कहते हैं 40-45 वर्ष से। लेबर पार्टिसिपेशन रेट एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, सब सरकारी आंकड़े हैं। 2016 में वो थी 47%, 50 से 3 कम, और आज है 39%, 39%। ये कोई आम 1% में सैकड़ों चेहरे हैं, सैकड़ों नाम हैं। महिलाओं का बड़ा रोचक है, 2005 में महिलाओं की पार्टिसिपेशन रेट थी 26% और 2020 में और उसके बाद 15% है। अब ये आंकड़े बोरिंग हैं, ये जुमले नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट की फ्लैग स्टाफ नहीं है। इसीलिए मैं तो बधाई देता हूं कि इनके बावजूद इतनी आगे पहुंच गई है सरकार। और इसी तरह से आप लीजिए आंकड़े इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन में, महंगाई में आज जनता, आप कह सकते हैं चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन क्या जनता पिट रही है, लुट रही है या नहीं इन महंगाई के आंकड़ों में? जिसको आप थोक वाला महंगाई कहते हैं, होलसेल, 15% है, अपने आप निर्णय कर लीजिए। और जिसको आप खुदरा या रिटेल कहते हैं वो 7.88% है। और कहा गया कि सबसे परोक्ष, सबसे खतरनाक टैक्स अगर होता है किसी पे तो वो होता है महंगाई वाला टैक्स। आज सिर्फ टमाटर के लाल आंख नहीं है, आपके हर चीज़ के। और विशेष रूप से 2 चीज़ें, सीएनजी जो है 351 से 35 रुपये से 75 रुपया, 117%। गैस सिलेंडर 2014 में 1500 रुपया, आज 2355 रुपया। मैं आपको बोर नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत आंकड़े ऐसे, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड दे रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। और हम मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई आप तो लुटियंस दिल्ली के हो, आप तो जिमखाना क्लब वाले हो, ये सब क्या चीज़ें हैं। मैंने एक फ़ोटो ली है अभी, मैं इनको यही कह रहा था फ़ोटो दिखाने के लिए कि कहा जाता है इस सरकार द्वारा विशेष रूप से कि जितने भी विदेश के जितने भी संस्थाएं हैं, या तो ये षड्यंत्रकारी हैं, या नक्सलवादी हैं, या अलगाववादी हैं, या टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन सभी गलत कैसे, मैं समझ में नहीं आया। और मैं आपको मेरे को आश्चर्य हुआ, 2014 और 21 के बीच में, आदित्य जी आपको जानना जरूरी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 55 से 101 हो गया भारत का स्थान। फ्रीडम ऑफ प्रेस 140 से 150, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 114 से 150, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 35 से 80, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 1 से 2 से 115, ELI डेमोक्रेसी इंडेक्स 27 से 46, और अंतिम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2 आंकड़े बढ़ा है, 69 से 71। तो बिल्कुल सभी, मैं समझता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं दुनिया में, उन्होंने सबने षड्यंत्र कर लिया है मोदी सरकार के विरुद्ध। ये ग्लोबल वैश्विक इंडेक्सेस हर चीज में भारत को पीछे कर रहे हैं, और यहां हम कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बधाई का पात्र है सरकार। मैं कहता हूं इनकी मैसेजिंग, इनका कवरअप तो इससे बेहतर हो नहीं सकता कहीं। अब एक्सपेक्टेशंस की बात उठाकर मैं आपसे कहूंगी, विपक्ष कहाँ है? जब इतनी सारी नाकामी है सरकार की, तो विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहाँ है? मैदान पर कहाँ है? आपके जैसे कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं सब, आपके जैसे ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा, आपके जैसे ऐसे प्रोग्राम्स मैदान पर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? मैदान पर कहाँ? नहीं, उसका आपका आरोप मेरी तरफ जरूर है, लाजमी नहीं, मेरा आरोप नहीं सर, सवाल उतना ही आरोप वहां भी लगाइए। ये इस बात को आत्मसात नहीं कर रहे जो मेरे सामने बैठे हैं लोग। आज मैंने 3 दिया आपको, महंगाई, बेरोजगारी इंडेक्स, सामाजिक असंतुलन, सामाजिक अविश्वास, विघटन। अपने आप हाथ को अपने हृदय पर रख के बोलिए
कि बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है कि नहीं? समुदाय वर्सेस समुदाय में अविश्वास आज जो दशकों बाद नहीं हुआ, दिल्ली में रायट्स हुए हैं, उसमें रिपोर्ट आई है इस सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की। 135 पेज की रिपोर्ट है। अब यहाँ पढ़ने का टाइम किसी को नहीं है, जुमलों का टाइम सबके पास है। उसमें लिखा है कि ये अधिकतर इसमें लोग सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी थे। ये राजधानी की बात हो रही है। तो अविश्वास, मैंने जैसा कहा, सामाजिक विघटन, सोशल डिस्ट्रस्ट, ये हमारे दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्स और विविध देश में क्या ये हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें अंततः अथवा जनता को समझनी है, और जनता मैं समझता हूँ देर से ज़रूर, लेकिन समझेगी ज़रूर। एब्सोल्युटली, आई फुली अग्री विद यू कि हर प्रॉब्लम, हर समस्या उठाई जानी चाहिए। और मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब सवाल पूछा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि फायर किया जा रहा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उस पार्टी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब इतनी सारी नाकामियां हैं तो मैदान पर कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मैदान पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कहती है राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, तो जो कांग्रेस पार्टी मैदान पर दिखी वो वैसे कभी चुनाव में या आंदोलनों में दिखाई नहीं दी। यही तो प्रॉब्लम है ना। ऐसा कहा गया है कि जो आपको देखने का शौक है उसको देखती हैं आप। आपसे मेरा मतलब आप नहीं, जिनकी बात कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स। जो आपको शौक नहीं है देखने का उसको आप देखते ही नहीं है। वो जैसा हो ना कि वो तीनों लोगों ने अपनी तीनों आंख बंद कर ली, किसी ने कान बंद कर लिया, किसी ने मुंह बंद कर लिया, उससे सब कुछ हट गया। आपको महंगाई के ऊपर इतने बड़े हमने प्रदर्शन किए, वो दिखे ही नहीं। अग्निपथ के ऊपर सोमवार को है, पिछले हफ्ते था, जंतर मंतर में है, वो दिखे नहीं। आपको ईडी वाला जरूर दिखा। ईडी के साथ साथ ये नहीं दिखा कि 5 दिन 55 घंटे की उनकी इंटेरोगेशन हुई। अच्छा, सबसे रोचक ये बात है कि ईडी का आपको ये नहीं दिखा। मैं खुद था प्रेजेंट, मैं विदेश था पहले, उसके बाद आ गया। हर दिन 5 दिन में एआईसीसी से 10 कदम बाहर, मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं साक्ष्य रूप से कह रहा हूँ, 10 कदम बाहर निकलने पे ज़बरदस्ती पकड़ के सीधा बसों में डाल के ले जाया जाता था। प्रदर्शन उस तरह का था, पीसफुल, लेकिन निकल के रोड पे आते ही उसके पहले महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे करीब महीने भर पहले हुआ है, 3 हफ्ते पहले हुआ है। तो अब देखिए, गणतंत्र में शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक विरोध यही हो सकता है। किसी के मुंह में हाथ डाल के उसके अंदर से कोई रिजल्ट निकालने का किसी को हक नहीं है। और हमने इतने किए हैं। 2 वर्ष कोविड में ज़रूर एक शांति का आभास होता है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन 2014 से लेके अभी तक कंटिन्यूअस किए हैं। अब आप नेल्सन की जैसे अपनी आंख बंद करने, नेल्सोनियन ब्लाइंड आई कर ले तो बात दूसरी है। अच्छा, एक और आरोप जो आपकी पार्टी पर लगा, भाई ये मंच है जहां से आप कांग्रेस पार्टी को लेकर जो धारणाएं बन रही हैं या जो मिथक क्रिएट किए जा रहे हैं उन्हें आप जवाब दे सकते हैं, और वो सारे सवाल आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहा जा रहा है कि आपने सत्याग्रह जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही थी। वो महात्मा गांधी का अपमान नहीं था क्या? मैं तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि ये प्रश्न महात्मा गांधी का अपमान है। ये प्रश्न आपके द्वारा नहीं है, बीजेपी द्वारा है। ये प्रश्न खुद महात्मा गांधी का अपमान है, और ये महात्मा गांधी को किसी ने नहीं पढ़ा है ये दर्शाता है। महात्मा गांधी ने खुद ने परिभाषा की है यंग इंडिया में कई बार, उसके बाद सत्याग्रह क्या होता है? जिस बात को आप सत्य समझते हो उसके ऊपर आग्रह, और शांतिपूर्वक, बिना हिंसा के, लेकिन अजर अटल अमर मजबूत। अग्निपथ पे हमारा सत्य ये है, आपका सत्य कुछ और हो सकता है। हमने इस पे आग्रह किया बार बार, महंगाई पे किया। हम यहाँ भी विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी को जानबूझकर सताया जा रहा है एक निराधार केस पे, उस पर भी सत्याग्रह हो सकता है। यद्यपि हमने 10 और सत्याग्रह किए हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं आप कि गांधी जी का अपमान है? ये गांधी जी का अपमान तो वो है जो आपके लोगों ने समर्थन किया है, गोडसे के समर्थक सोसाइटीज का, वो गांधी जी का अपमान नहीं है। आज ग्वालियर में क्यों ये संस्था है जो हर वर्ष उनकी पूजा करती है? ग्वालियर में आपकी सरकार, उस बात को छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार ही पूरी नहीं होती किसके लिए? देश के महात्मा कहते हैं उनको, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, और हमसे आपने प्रश्न पूछो सत्याग्रह किया तो गांधी जी का अपमान किया। गांधी जी के विषय में एक संस्था कई महीनों के लिए उनके
मृत्यु के विषय में बैन हुई थी, बाद में वो बरी हुई। वो लोग हमसे ये प्रश्न पूछेंगे। जो व्यक्ति मिलीमीटर से एक्विट हुआ, पढ़िए किताब को, संपत साहब की किताब, जो कि एक सिंपथाइजर है, उनकी किताब पढ़िए। 1 मिलीमीटर द्वारा एक्विट हुए, वो पूरी तरह से अखंड भारत और आरएसएस के व्यक्ति थे। ये लोग हमसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, बताइए मुझे आप। ये तो आप मानेंगे अभिषेक मनु सिंह जी, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में हर किसी को एक दूसरे से संतुलन वाला प्रश्न होना चाहिए ना। सत्याग्रह पान हो गया। एजेंसीज की बात करते हैं। आपकी ईडी, अभी की जो ईडी है और आपके टाइम पर जो ईडी थी, कौन ईडी? ईडी राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। ईडी को लेकर हमलावर है पार्टी। तो आपके टाइम पर जो ईडी थी और आज की जो ईडी है, उसमें क्या फर्क है? पहली बात तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, आज का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। दूसरी बात, उस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, आजकल एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स है। मैं आपसे इस कमरे में बैठता हूं, डायरेक्टिव वहां से आते हैं। आप ये बताइए, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप इस बीजेपी को भी छोड़ दीजिए, आप वाजपेयी सरकार को ले लीजिए, आप जनता दल सरकार को ले लीजिए। भारत में और सरकारें भी तो हुई है ना, कांग्रेस विरोधी सरकारें हुई हैं। आप सत्य अगर माने और अपने हाथ को, जैसा मैंने कहा, हाथ को अपने हृदय पर रख के पूछिए प्रश्न, कभी भी भारत के स्वतंत्र इतिहास में आज 75 स्वर्णिम वर्षों में इन 3 एजेंसीज का इसका 1/10वां हिस्सा भी दुरुपयोग हुआ है क्या? कोई आदमी जो सत्य आंसर देगा वो कभी इसको नहीं कह सकता कि हाँ हुआ है, जितना कि इस सरकार का 8 वर्ष में हुआ है, इस सरकार द्वारा 8 वर्ष में हुआ है। मैं समझता हूं कि ये लोगों को जानना जरूरी है कि ये नौकर हैं संविधान के। मैं सरकार और पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इन संस्थाओं की बात कर रहा हूं। ये नौकर सरकार के नहीं हैं, ये नौकर हैं संविधान के। और जब संविधान का तमाचा पड़ता है तो संविधान का तमाचा सर्वोपरि होता है। तो इसलिए ये सोचना कि भाई हम जिसको, आज हालत ये हो गई है कि ईडी के जो एक्ट है, और मैं कुछ वकील की हैसियत से भी जानता हूं इसके बारे में कुछ, जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो इंटरप्रिटेशन हुआ जा रहा है, वो बेमिसाल है। मतलब कभी सोच नहीं सकता कोई आदमी। अभी थोड़ी देर पहले हम सत्याग्रह की बात कर रहे थे, सत्य के लिए आग्रह। हाँ। सत्य राहुल के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। ये ना तो सरकार तय कर सकती है और ना एजेंसी तय कर सकती है, ये फैसला तो अदालत करेगी। तो क्या अदालत के फैसले तक इंतजार न किया जाए? बिल्कुल, अदालत के फैसले का अभी स्टेज ही कहाँ है, ये भी प्रश्न। सेलेक्टिव लीक्स कर करके ईडी सिखाती है, पढ़ाती है, शिक्षा देती है जनता को कि अरे कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। ये नहीं बताते कि कोर्ट किस लिए जाएं। एक चीज में जा सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल सीख करने को। राहुल गांधी का मैं क्यों सीख करूं एंटिसिपेटरी बेल, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उसके अलावा क्या जाए? आप दुरुपयोग करो और मेरे से प्रश्न पूछो कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। आप 55 घंटे 5 दिन मेरा इंटेरोगेशन करो। देखिए आदित्य जी, मैंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें आप मेरे विरुद्ध हैं, मेरे साथ हैं, मेरे जो भी आपका मत है, 5 या 7 प्रश्न है टोटल इस केस में। क्या आप इसके डायरेक्टर थे, क्या इसके मेंबर थे, आपने क्या साइन किया, ये क्यों ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ। इन 7 प्रश्नों को, हर प्रश्न को आप 10 रूप से, अलग अलग रूप से पूछ लीजिए तो 70 हो गए। 70 प्रश्न आप एक दिन से ज्यादा नहीं पूछ सकते, या 2 दिन से ज्यादा, वो भी एक ही प्रश्न को 10 बार पूछने से। तो इसमें क्या चीज है 5 दिन 7 दिन 5 दिन 55 घंटे की? ये हैरेसमेंट था, क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं बुला सकता हूं आपको प्रश्न पूछने के लिए। उसका उत्तर क्या है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? किस लिए, किस चीज, क्या मांगे कोर्ट से हम कि हमको प्रश्न के लिए नहीं बुलाओ? कोर्ट कहेगा साहब तो प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, जाइए प्रश्नोत्तर करिए। और ये आपको बताया जा रहा है, सिखा रही है ईडी सेलेक्टिव लीक्स द्वारा। एक सेलेक्टिव लीक आई थी ईडी की कि राहुल गांधी ज्यादा लिख नहीं सकते, समझ नहीं पाते। अब अगर आपको ये समझना है तो समझिए, अखबार में प्रकाशित है, आप पढ़ लीजिए। अभी आपने कहा कि ईडी का मतलब हो गया एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स। आपके टाइम में सीबीआई को कहा गया था तोता, पिंजरे में कैद तोता। तो एजेंसी इसको लेकर तो इस तरह के आरोप लगते रहे। एक वारदात हुई थी जिस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, उसका क्या परिणाम हुआ उसको क्यों नहीं बोलती हैं आप साथ साथ? मैं समझता हूं उस प्रोसीजरल वारदात के लिए एक कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया,
वो बात को भूल गए। आज जो आप हर दिन दुरुपयोग करते हैं एजेंसी का क्या परिणाम हो रहा है? कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई ओवरसाइट है? कोई ओवरसाइट है? जीरो। आज आप अपने चहेते, और विशेष रूप से चहेते की परिभाषा है कि एक पश्चिम भारत के एक प्रदेश से ही होना चाहिए, लोगों को नियुक्त करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट बीजेपी इज इन अ रेज एंड देयरफॉर दे हैव पुट ईडी इन अ केज। ये सही पिंजरा है। ये पिंजरा 8 साल वाला है, वो एक वारदात वाला नहीं है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चलिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टाइम की जो कांग्रेस है, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस में क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ यह बात आप सही कह रही हैं, वाजपेयी बीजेपी और मोदी बीजेपी में बहुत बहुत फ़र्क है। मैं वाजपेयी बीजेपी में भी इंटरेक्ट कर पा चुका हूँ। ये बात आप नहीं कह सकते सोनिया कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में, बिल्कुल नहीं कह सकते। सच्चाई ये है आदित्य जी, ये प्रश्न पूछिए आप एक बंद कमरे में, तो बीजेपी वाले आपको बताएंगे कि वाजपेयी सरकार और बीजेपी की मोदी वाली बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात हमारे पार्टी में नहीं है। हमारी गलतियां जरूर रही होंगी, हम पावर सत्ता से बाहर हैं, आप ये भी कह सकते हैं हमारे अच्छे दिन नहीं है अभी, लेकिन हमारे में ये दुभात नहीं है। तो फिर पार्टी में G23, G22 जैसा गुट क्यों बना? ये बार बार क्यों कहा गया कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है? देखिए, सुनी नहीं जाती। उसमें अच्छा भी था, बुरा भी था। G23 की मेरी समझ ये है कि उसमें एक पहलू है ठोस सकारात्मक सुझाव देकर सुधार लाना, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती है, सिवाय एक, उसको आपने न्यूज़ में सार्वजनिक रूप से ज़्यादा स्प्लैश किया, वो नहीं होना चाहिए था। दूसरा पक्ष है कि उसी पक्ष के अंदर एक निहित था पक्ष कि आप तोड़ना चाहते हो अगर पार्टी को, या बदलाव चाहते हो इस प्रकार का बिना गणतांत्रिक तरीके से, तो वो गलत था। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। ये दोनों विवाद बहुत हद तक 3 दिवसीय उदयपुर चिंतन शिविर में पूरी तरह से खुले रूप से एड्रेस हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2.5 पौने 3 दिन में हमारे मोबाइल फ़ोन बाहर रखे गए थे, और 8-8, 9-9 घंटे, एक दिन 10 घंटे बैठ के जो जिसके मन में आया सब ने बोला, सामने रखा। इससे ज़्यादा खुले रूप से विवेचन नहीं हो सकता। अब उसके बाद हर आदमी की बात मानी नहीं जा सकती। उसका नोट लिया गया, उसका एक सार निकाला गया, और बहुत सारे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये सकारात्मक है। लेकिन अगर आप उस गुट में ये भी कर रही हैं, षड्यंत्र बना रही हैं कुछ करने को, तोड़ने को, निकलने को, तो वो गलत है। तो दोनों मिश्रण थे, और मैं समझता हूं कि छाछ और दूध और अच्छा और बुरे में सब चीज ठीक हो गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.